कोविड के बाद एक बार बड़ी नॉर्मल हो गई, वो ये लोगों में विटामिन बी 12 की कमी होना। विटामिन बी 12 पता है क्या है? एक कॉम्प्लेक्स है। कौन है बोलो? कोऑर्डिनेशन कॉम्पाउंड, जो आयरन का कॉम्प्लेक्स होता है। सो इस चैप्टर के अंदर आप ये सीखेंगे कौन कौन से कॉम्प्लेक्स इंपॉर्टेंट होते हैं, कौन कौन से कॉम्प्लेक्स हम यूज करते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का यूपीएससी कैसे किया जाता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का आइसोमेरिज्म कैसे होता है, उनकी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उनकी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, और उसके अंदर कैसे हम पता लगा सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन होता है और वीक फील्ड लिगेंड कौन होता है। कॉपी और पेन लेके बैठिएगा। 11th और 12th क्लास में अगर आप हैं तो टॉपिक आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो अपने को क्या सिखा रहा था कि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने आ रहे हैं। अगर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करता है, पर जो भले मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बता के ही रहेगा, भले जो कॉम्प्लेक्स है इनर ऑर्बिटल वाला है या एक्सटर्नल ऑर्बिटल वाला। इनर ऑर्बिटल क्या होता है? DsP2, एक्सटर्नल क्या होता है? sp3 या D2sp3, ये इंटरनल हुआ, और sp3d2 ये एक्सटर्नल हुआ। कैसा भी हो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा, ये वाला पॉइंट है सर। यस, आपके पढ़ाई की आपने घर जाके, हो गया याद? एग्जाम्पल्स करके देखिए आपने, करो पढ़ाई, है ना? ऐसे ऐसे मत करो रुद्रम, फिर क्या पढ़ाई करने का मन नहीं होता। आपने एग्जाम्पल्स करके देखे। 3 अपन ने एग्जाम्पल सिखाए थे, NiCO4, NiCN4, NiCl4, FeH2O6, और भी एक आधा सिखाया था ना, एक MnBr। हाँ, तो 5-6 सिखाया था कम से कम। आज इस चैप्टर का अल्टीमेटली लास्ट टॉपिक है, बाकी छोटे मोटे टॉपिक्स होंगे। अगर कुछ बचेगा तो संडे को देखेंगे, ठीक है? क्योंकि मंडे से नया चैप्टर शुरू करना है, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरियंस, ठीक है? हो गया ना? ये नहीं हो रहा है आपसे? सबसे पहले क्या फाइंड करते हो? ऑक्सीडेशन स्टेट। इसकी कितनी आएगी? 3+ आएगी। तो इसके 3+ का मतलब है 3D है, 5 बचेंगे। अब H2O जो होता है ना, वो वीक लिगेंड होता है। वीक लिगेंड होता है तो वो इसको धक्का नहीं मार पाएगा। तो एक भरेंगे अब S में, एक H2O कहां जाएगा? S में। 3 जाएंगे P में और 2 जाएंगे D में, तो sp3d2, ठीक है? आज हम बहुत अच्छी एक लिस्ट पढ़ेंगे लिगेंड्स। आज हम पढ़ेंगे इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल का रीजन क्या होता है। एक बात हमेशा याद रखना माय स्टूडेंट्स, जिस दिन आपकी क्लास में से उस दिन आपका बहुत बड़ा नुकसान हो, ठीक है? ये आपको मालूम नहीं है, पर एक एजुकेटर को मालूम है कि क्या नुकसान होगा, क्योंकि हम तो 100 में से 100 को लेके चलते हैं। अब आपने सोचे सर कि आपको 100 में से 80 चाहिए, 50 चाहिए, तो अपन क्या ही कर सकते हैं, ठीक है? तो स्टार्ट करेंगे आज के सेशन से। क्या टॉपिक है? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। सामने ध्यान दीजिएगा सारे लोग। माय स्टूडेंट्स, कुछ दिन पहले अपने डिस्कस किया था FeCN6 3- के बारे में और FeH2O6 3+ के बारे में। बहुत अच्छे से ध्यान देना। पहला टास्क, अब जो भी मैं काम कर रहा हूं व्हाइट पेन से कर रहा हूं। पहला टास्क मैं क्या करता हूं? इससे ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करता हूं। इसको मैं क्या मानता हूं? x -1 6 -6 वहां पे जाके 6 में से 3 गया तो 3, ये Fe की 3 यहां पर आई है, मतलब 3 निकल जाएंगे। 3 निकलने का मतलब वैसे रियल में होता ये है, इसको छोड़ देते, इधर लगाते, क्योंकि पहले 3D फिर 4s लिखने में, पर भरने में पहले 4s फिर 3D। लिखने में क्यों? बिकॉज वो 3 पहले आता है, 4 बाद में से लिखने में। अब ये रियल में होता है 4s2 3d6। क्या होता है? आर्गन के बाद तो 2 ये चलेगा, एक यहां चला गया, तो यहां बचेंगे 5। खाली कौन पड़ा हुआ है? 4p। और कौन खाली पड़ा हुआ है? ठीक है, F नहीं आता यहां पर, ठीक है? याद रहे, F ब्लॉक के एलिमेंट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, वो भी एक्टिनोड्स बनाते हैं, अपने लिखवाया है। जब F एंड D ब्लॉक पढ़ा है तो अपने लिखवाया लेंथेनोइड वर्सेस एक्टिनोइड्स। F ब्लॉक वाले बनाते हैं, पर ओनली कौन बनाते हैं? एक्टिनोइड्स, याद रहे। बहुत ध्यान से समझना, ये कैसा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग।
स्ट्रॉन्ग पुश करता है, धक्का मारता है, धक्का मारता है तो धक्का मारेगा तो ये जो 5 दिख रहे थे वो ऐसे बनेंगे, 1 2 3 4 5, पेयरिंग बन जाता है। क्या बन जाता है? पेयरिंग। तो 2 यहां पर आते हैं CN, 1 2 3 4 5 6, D2 sp3, ठीक है, D2 sp3। अब अगर यही H2O होता तो ये धक्का नहीं मार पाता, तो एक H2O यहां आता, 2 3 4 5 6, sp3d2 क्या बनता? sp3। ये हम सीख के तो आए हैं, बट ये ऐसा क्यों हुआ वो आज हम सीख रहे हैं। किसके थ्रू? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के थ्रू, ठीक है। इसके थ्रू आपको लिगेंड की एक सीरीज याद करनी पड़ती है। ठंड लग रही है क्या? ऐसे बंद कर दो, ठीक, सही, वेरी गुड। इसके थ्रू आपको लिगेंड की एक सीरीज याद करनी पड़ती है। सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड CO होता है, क्या नाम है? कार्बोनाइड। से कम स्ट्रॉन्ग CN होता है, से कम स्ट्रॉन्ग EN होता है, इथाइलिन डाइएमीन। से कम स्ट्रॉन्ग NH3 होता है, से कम स्ट्रॉन्ग EDTA 4- होता है, जो अपन ने सिखाया था आपको। उससे कम स्ट्रॉन्ग NCS होता है, आइसोथायोसाइनेट। फिर बीचों बीच में कौन आता है? H2O, इट्स कॉल्ड न्यूट्रल। फिर इससे कम आपको जो मिलता है वो होता है C2O4 2-, इट्स कॉल्ड ऑक्जेलेट। इससे कम स्ट्रॉन्ग होता है बेटा OH-, उससे कम F-, H2-, से कम Cl-। फिर आता है NCS का उल्टा HCN-, F-, आई एम सॉरी F हो चुका है, Br- और I-। ये एक लिगेंड की सीरीज है, ठीक है बच्चों। व्हाट इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट? CO एंड वीकेस्ट I-, ठीक है। गॉट माय पॉइंट? न्यूट्रल बिल्कुल सेंटर में H2O, ये मतलब मॉडरेट लिगेंड हुआ। इससे आगे पावरफुल, उसके पीछे वीक। अब दो बातें होती है, हाई स्पिनिंग, लो स्पिनिंग। पहला क्या होता है, दूसरा क्या होता है? ठीक है, इफ यू आर डूइंग अबाउट हाई स्पिनिंग, तो इसका मतलब ये होता है कि कोई भी लिगेंड है वो इतना पावरफुल नहीं है। मैंने उस दिन दो बातें बताई थी आपको, एक डेल्टा पी इज कॉल्ड पेयरिंग एनर्जी। क्या बोलते हैं इसको? पेयरिंग एनर्जी, पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा। और एक होता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है। जो एनर्जी ज्यादा लगती है वो काम करते नहीं है, ठीक है। व्हाट इज योर टास्क? आपका क्या काम है इस दुनिया में? अभी पढ़ाई काम है। अब ये आपका काम रियल में है, बट अगर आपका मन पढ़ाई से दूसरे कामों में लग रहा है तो आपको ये भी दिखता है कि आपकी पढ़ाई में एनर्जी कम हो जाती है, ठीक है। मतलब पढ़ने का मन नहीं करता, पढ़ाई करते ही चुटकियां बजाते हो, ठीक है, इस तरीके से। बिकॉज आपने अपना एनर्जी डिवॉइड कर दिया है कुछ फालतू जगहों पर। एज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th आपका रोज फतेह सागर जाने का कोई उम्र नहीं है, ठीक है। यस, यू कैन गो ट्वाइस इन अ मंथ, ओके, बट आपका रोज रोज घूमने फिरने का कोई कोई वो एज नहीं है। योर एज इज वेरी मेरेक्यूलस, वेरी एनर्जेटिक। तो आपको किताबें पढ़ना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अभी आपको इसको स्ट्रॉन्ग करना है। वो रीडर्स आर लीडर्स, गॉट दिस। सो अभी आप अगर उस पर डिवोट नहीं करोगे, अगर आप अपना डिवोट ही नहीं करोगे समय को, एंड देन यू सर्फिंग ऑन इंटरनेट, मोबाइल, रील्स एंड गेमिंग्स, सो आपका एनर्जी गलत दिशा में जाएगा और एनर्जी आपके पास कम पड़ेगा अच्छे कामों के लिए। अगर आप खुद सोच के देखो, जो हमारी कंट्री के अंदर सपोज
यहाँ से वो मार्क जकरबर्ग है, ठीक है, वो फेसबुक के फाउंडर है, अगर वो सोचे कि ये जो मैसेज भेजने वाला काम है मेरी कंपनी की तरफ से मेरे कस्टमर्स को मैं भेजता हूं, तो वो कभी इतना बड़ा काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। कंपनी की तरफ से पीपल्स को मैसेज भेजने का काम कंपनी के लोगों का है, ना कि उनका। उनका काम है सिस्टम बनाने का बस, और कुछ काम नहीं। गॉट दिस? क्योंकि वो अपनी एनर्जी गलत दिशा में ले जाना नहीं चाहते। जिसने अपनी एनर्जी गलत दिशा में लेके गया, बात खत्म हो जाएगी। तो हमें वो काम करना है जो हमारी एनर्जी को बढ़ाए, ना कि कम करे। एक बार आइंस्टाइन ने एक फॉर्मूला दिया, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। जो काम आपको नहीं आता है ना, वो काम अगर आप करने के लिए एनर्जी लगाते हो, तो सी का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो आपकी वेलोसिटी स्क्वायर हो जाएगी, मतलब ये काम करने की स्पीड स्क्वायर हो जाएगी। बस आपका एक बार मन लग जाए। एक बार जो पढ़ाई नहीं करता, मेरे सामने बच्चे पढ़ते नहीं थे कुछ, वो पढ़ने जब लग गए तो उनका एनर्जी देखो आप, पढ़ाई की दिशा में ही लग चुका है। ये क्यों? E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। जहां एनर्जी लगता है ना, अपने वेलोसिटी बढ़ता है। सो बच्चों सेम बात अब यहाँ पे आप समझना, कौन सी एनर्जी की बात हो रही है? पेयरिंग एनर्जी। अगर पेयरिंग एनर्जी बहुत ज्यादा है तो पेयरिंग नहीं होगा। पेयरिंग क्योंकि एनर्जी ज्यादा लग रही है। और कौन सी एनर्जी ज्यादा है? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी अगर ज्यादा है तो स्प्लिटिंग नहीं होगा, पेयरिंग होगा, ठीक है। अब बेटा इस एनर्जी को हम डेल्टा ओ बोलते, ठीक है। डेल्टा पी अगर ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स सिंगल फॉर्म में रहेंगे, और डेल्टा पी अगर कम है तो इलेक्ट्रॉन सिंगल फॉर्म में नहीं रहेंगे, मतलब पेयरिंग में आ जाएंगे। क्योंकि पेयरिंग में एनर्जी क्या लग रही है? कम, तो पेयरिंग हो जाए। इसके पहले एक थ्योरी आई थी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। उसने एक बात समझाई थी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें यह कहती है कि जो बॉन्ड बनता है, बॉन्ड किसी बीच में बनता है? मेटल और लिगेंड के बीच में। ये बॉन्ड कोवेलेंट होता है। सारे बोलो कैसा होता है? ये थ्योरी हमें सिखाती है कौन सी? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, कि जो बॉन्ड बनता है वो आयोनिक बनता है। बहुत बड़ा रीजन इसने दिया। इसने ऐसे ही नहीं बोल दिया, इसने इसलिए बोला क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड वीक होते हैं और आयोनिक बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं। मुनमुन प्लीज रिपीट माय टॉक, जो मैं शुरू से बोला। क्या बोला मैंने? ऐसा नहीं बोला मैंने, तो लास्ट में बोला मैंने, शुरू से क्या बोला? क्या बताती है ये कि बॉन्ड कैसा बनता है? कोवेलेंट। किसके बीच में बॉन्ड बनता है? मेटल और लिगेंड के बीच में। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या बताती है? बॉन्ड किसके बीच में बनता है? आयोनिक बनता है। किसके बीच में? मेटल और लिगेंड के बीच में। क्यों बनता है आयोनिक? बिकॉज बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है और कोवेलेंट बॉन्ड बड़े वीक होते हैं, ठीक है। एक बार कॉम्प्लेक्स बन जाता तो कॉम्प्लेक्स खिसकता नहीं अपनी जगह से। अगर, क्योंकि बताया इन्होंने ये बताया, मैक्सिमम लिगेंड नेगेटिव है, मैक्सिमम मेटल पॉजिटिव है, मतलब मेटल सारे पॉजिटिव है, तो प्लस और माइनस के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है? आयोनिक। अब किसी ने एक बात पूछा, चलो आप तो बोलो लिगेंड नेगेटिव है, अगर सपोज लिगेंड न्यूट्रल हुए फिर? तो उसके अंदर भी एक सिस्टम बताया। अगर लिगेंड क्या हुआ? न्यूट्रल, तो ये होता है, मेटल को क्या कहते हैं? आयन। और लिगेंड को बोलते हैं पोल, डाइपोल। क्या बोलते हैं? डाइपोल। तो इसको बोलते हैं आयन डाइपोल इंटरेक्शन। क्या बोलते हैं? आयन डाइपोल इंटरेक्शन। अब डी ब्लॉक के कंपाउंड ही क्या बनाते हैं? कॉम्प्लेक्स। अब डी 5 तरीके का होता है, जोरदार। डी 5 तरीके का होता है। पहला होता है डी एक्स वाई, दूसरा होता है डी वाई जेड, तीसरा होता है डी जेड एक्स, चौथा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, पांचवा डी जेड स्क्वायर। साइंटिस्ट ने कहा कि ये आपके पैरामीटर्स हैं, ये डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड सब ऐसे ही बनते हैं, सब तीनों एक जैसे ही बनते हैं। अब इसमें क्या है? एक्स वाई, अगर ये बनाओगे तो यहाँ पे वाई और जेड। अब एक अगला क्या है? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इट इज, इसके ऊपर बनता है, ठीक है। और अगला कौन है? डी जेड स्क्वायर,
इससे हमें ये सीखने को मिलता है, ये जो हम बना रहे हैं ये डी ऑर्बिटल्स की डायरेक्शन, ये डायरेक्शन जो दिखाई दे रही है इन तीनों की, ये प्लेन से बाहर, प्लेन से बाहर, डायरेक्शन प्लेन पर है, ठीक है। तो आप क्या बोलते हो, द डायरेक्शन ऑफ डी एक्स वाई। अच्छा, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या सिखाती है कि बॉन्ड बनता कैसे, बहुत ध्यान से सुनना। देखो पहली बात, बड़ी तैयारी करके आता हूं मैं, ठीक है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बताती है कि मेटल और लिगेंड के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। बट साइंटिस्ट ने पूछा अगर कोवेलेंट बॉन्ड है तो बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग कैसे, तो फिर वो बोला ठीक है, आई एम क्विटिंग, मैं क्विट करता हूं, ठीक है। साइंटिस्ट ये समझाते हैं कि तू क्विट करता है, सब तुझे बताता हूं कि ये स्ट्रॉन्ग क्यों है, क्योंकि मेटल कैटायनिक है और लिगेंड एनायनिक है। कैटायन और एनायन के बीच आयोनिक बॉन्ड बनता है, क्योंकि एक दे रहा है और एक ले रहा है। आपको शुरू में सिखाया था मैंने, सबसे शुरू में, एक देने का काम करा है और लेने का काम करा है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हमेशा आयोनिक होता है। आयोनिक होना और आयोनिक नेचर होना, दोनों में अंतर। देखो, हम अपने फादर और मदर नहीं बन सकते, पर हमारा नेचर उनके जैसा बन सकता है। तो हम ऐसा बोलते हैं इसका नेचर उसके जैसा है। लेट सपोज कि तुम्हारे फैमिली में तुम्हारे दादाजी डोमिनेटिंग है, डोमिनेटिंग मतलब उन्हीं की चलती है, ठीक है। भले वो झुक के और लकड़ी लेके घूमते हैं, पर चलती उन्हीं की है, ठीक है। एंड यूर नेचर इज ऑल्सो डोमिनेटिंग, कि तुम गलत बात करते नहीं हो, बात एकदम सही, और तुम्हारी बात माननी पड़ेगी। इसको डोमिनेटिंग मतलब ये नहीं होता गलत बात मनवाओ, डोमिनेटिंग मतलब होता है सही बात करो और उसको मनवा के रखो। तुम्हारा नेचर भी अगर ऐसा है तो तुमको ये थोड़ा बोलेंगे तुम दादाजी हो, तो बोलेंगे तुम्हारा नेचर दादाजी के जैसा है। मैं ये नहीं बोल रहा आयोनिक बॉन्ड है, इसका नेचर आयोनिक बॉन्ड के जैसा है। किसका, कोऑर्डिनेशन कॉम्पाउंड्स का। फिर मैंने बोला अगर लिगेंड न्यूट्रल है, बोलो कैसा है, तो ये कॉम्प्लेक्स कैसा है, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। क्या बोलते हैं, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। चौथी बात, जब मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड नहीं बनता तो जो डी ऑर्बिटल होता है वो डी जनरेट नहीं होता। बोलो कैसा नहीं होता, डी जनरेट, टर्म को याद रखना, डी जनरेट नहीं होता। जैसे ही लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन का मतलब लोन पेयर देता है, किसको देता है, किसको देता है, मेटल आयन को। पूरी कहानी सुना करो, लिगेंड क्या देता है, किसको देता है, तो उसकी डी जनरेसी बिगड़ जाती है, डी की, और उसमें दो तरीके के एनर्जी लेवल बनते हैं, एक ये वाले और एक ये वाले। ये कितने हैं, 3, तो ये कहलाता है 3/5 डेल्टा 0, 5 में से 3। ये कितने हैं, 2/5 डेल्टा 0। मैंने कहा था इनमें एनर्जी ज्यादा है, क्यों, ये ओवर द प्लेन है। इसकी इसके एनर्जी लेवल को ईजी कहते हैं, क्या कहते हैं, और इसके एनर्जी लेवल को T2G बोलते हैं, ठीक है। इसका एनर्जी लेवल क्या है, Eg, इसका एनर्जी लेवल क्या है, T2G, एंड ईच एंड एवरी टाइम Eg इज ग्रेटर देन T2G। वंस अगेन, एक पिताजी के 5 पुत्र, ठीक है, पांचों एक ही घर में रहते हैं। जब वो पांचों बच्चे छोटे थे तो वो एक कमरे में भी अपना गुजारा कर लेते थे, ठीक है। अब वो बड़े हो गए, माता पिता ने उनका मैरिज करवा दिया, अब उनका फैमिली बन गया, अब वो घर बड़ा होना शुरू हो गया। देखते ही देखते मम्मी और पापा की आंखों के सामने पांचों ही बेटे अलग हो जाएंगे। एक का बंगलो कृष्णा विहार में, एक का बंगलो चांदनी चौक में, एक का लाजपत नगर में, एक का मदनगिर में, एक का फरीदाबाद में। पांचों के बंगले अलग अलग। एक ही रूम से निकलने वाले पांचों भाई 5 अलग अलग विलास में सेट हो गए। और अब पेरेंट्स 3 महीने यहाँ रहते हैं, 3 महीने वहां रहते हैं, 3 महीने वहां रहते हैं। तो पहले ये सब मिले हुए थे, ठीक है, तो इनमें एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था। ये 5 कौन है, ये 5, ठीक है, इनमें एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था। अब क्या हुआ, लिगेंड ने देना शुरू किया, लिगेंड ने किसको देना शुरू किया, मेटल है, तो इनकी डी जनरेसी बिगड़ गई। क्या बिगड़ गई, डी। तो हाई एनर्जी वाले अलग हो, हाई एनर्जी वाले अलग हो गए और लो एनर्जी वाले अलग हो गए, ठीक है। और इस वजह से मेटल और लिगेंड के बीच में कॉम्प्लेक्स फील्ड हुआ, जिसको बोलते हैं बॉन्ड। और उस बात को सीखने के लिए आज हम क्या पढ़ रहे हैं, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। एक एक शब्दों को ढंग से समझना। सो बेटा, मैंने आपको
ये तो आपको क्लियर कर दिया, ठीक है। हाँ, इसी के साथ हमने ये लिगेंड की सीरीज लिखी। हमने बताया हाई स्पिनिंग लो एनर्जी एंड लो स्पिनिंग हाई एनर्जी। अब हाई स्पिनिंग अगर है तो हाई स्पिनिंग वो वाले होते हैं, उधर वाले, उनकी एनर्जी कम, ठीक है। ये कहलाते हैं आउटर ऑर्बिटल। बोलो क्या कहलाते हैं? ये धक्का नहीं मार पाते हैं, तो ये कैसे कहलाते हैं? sp3d2। ये धक्का मार पाते हैं तो क्या कहलाते हैं? d2sp3, ठीक है। अब मेरा एग्जाम्पल फिर से समझ। Fe वाले में ये आपको क्या दिख रहा है? Cn कहां आता है? बहुत आगे, ठीक है। एनर्जी ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है। आप बहुत ढंग से सोच के जवाब देना। इसके पास खुद का एनर्जी बहुत ज्यादा है, इसकी प्रेजेंस में पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होगी या कम होगी? क्यों? ये लो स्पिनिंग है भाई, लो स्पिनिंग हाई एनर्जी। आप समझा पाएंगे? तुम भी उल्टा बोल गए, ठीक है। एनीबॉडी एल्स अपने शब्दों की बारिश छोड़ना चाहता है जो? वंस अगेन, आप एक को सुनना, दूसरा को अपने आप याद हो। H2O के इधर जो भी है उनमें एनर्जी का लेवल बहुत ज्यादा है, तो ये क्या कर सकते हैं? पुशिंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पुशिंग। किसको? डी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स को पुश कर सकते हैं, ठीक है। पुश करने में पेयरिंग होती है कि नहीं होती? इसका मतलब पेयरिंग करने में लगने वाली एनर्जी इनकी एनर्जी से कम है। सोच के देखो, कुछ क्लियर हो रहा है? मतलब जिस काम में एनर्जी कम लगेगी वो जल्दी हो जाएगा, ठीक है। वंस अगेन, अगर आपके पास एनर्जी ज्यादा है तो आपका सब कुछ चला जाए, देन यू विल से मैं वापस से काम कर सकता हूँ, ठीक है, मुझे काम बताओ, ठीक है। बहुतों की तो गवर्नमेंट जॉब भी चली जाती है हमारे कंट्री में, स्टिल दे सर्वाइव अगेन, ओके। सो वो क्या बोलते हैं? वापस से काम करना शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि जो एनर्जी गई थी वो उतनी नहीं थी जितनी अभी उसके पास एनर्जी है, ठीक है। लेट्स टेक एन अनदर एग्जांपल, समझना। आपके पास 10 रुपीज है और आपके खर्च कितने हो गए? क्या अभी भी आपका एनर्जी है? कितने की एनर्जी है? क्या आप इसे आप 10 क्रिएट कर सकते हो? 1 है ना भाई, कर सकते हो, ऑब्वियसली कर सकते हो, ठीक है। तो मेरा आपको यही तो समझाना है, मेरा आपको यही तो समझाना है, इन लोगों को एनर्जी क्या है? बहुत ज्यादा। तो पेयरिंग करने में जो एनर्जी लगती है, क्या वो ये लगा सकते हैं? लगा सकते हैं ना। मतलब वो एनर्जी कम है कि ज्यादा है? कम है, तभी तो ये लगा सकते हैं। गॉट दिस? क्योंकि इनकी शक्ति पेयरिंग में लगने वाली शक्ति से क्या है? ज्यादा है। नाउ सही यस, तो समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वंस अगेन, जब लिगेंड स्ट्रांग होता है, तो थोड़ा बहुत कहानी फिर से बनाते हैं, हाँ ये भी आपको समझाएंगे, बहुत मस्त है। जब लिगेंड स्ट्रांग होता है, जब लिगेंड स्ट्रांग होता है तो पेयरिंग बहुत जल्दी कर लेता है। क्यों कर लेता है? बिकॉज पेयरिंग में लगने वाली एनर्जी कम होती है। क्या होती है? तो ये जल्दी अपना एनर्जी देके क्या करवाता है? पेयरिंग। पर जब ये कैसा होता है तो पेयरिंग, क्योंकि ये वीक है, तो पेयरिंग में लगने वाली एनर्जी क्या है? इस पर एनर्जी है ही नहीं, तो कैसे कराएगा? सही है। अब आप एग्जांपल देखना, यहां पर आप एग्जांपल देखोगे कौन सा है? FeCN6। सीएन कैसा है? स्ट्रॉन्ग है कि वीक है? स्ट्रॉन्ग है। इसकी एनर्जी ज्यादा है कि कम है? तो पेयरिंग करेगा, करेगा। क्यों? क्योंकि पेयरिंग में लगने वाली एनर्जी इसकी एनर्जी से, पेयरिंग में लगने वाली एनर्जी इसकी एनर्जी से कम है, तो ज्यादा एनर्जी दे सकता है, मतलब इसका एनर्जी है ना सफिशिएंट, तो ये पेयरिंग करवा देगा। तो इसने इसको पुश करवाया है, ठीक है, पांचों को यूं पुश करवा दिया,
और दो खुद ने जगह ले ली, पर H2O वीक है। यहाँ पे H2O नहीं बनाया था क्या मैंने? चलो H2O वीक था, कैसा था बच्चों? अच्छा ये रहा H2O। H2O क्या है? वीक है। तो पेयरिंग में लगने वाली एनर्जी इसकी एनर्जी से क्या है? ज्यादा है। तो इसमें एनर्जी नहीं तो क्या कर पाएगा पेयरिंग? पेयरिंग नहीं कर पाएगा, तो जैसे इलेक्ट्रॉन थे वैसे के वैसे ही रहेंगे। तो उसमें क्या बन जाएगा? sp3d2। ये हुआ कैसे? आप समझ रहे हो ये हुआ कैसे? हुआ कैसे का मतलब डीजेनरेसी बिगड़ गई। वही 5 पुत्र एक ही घर में, पर बाद में सबने विलास बना दिए अपने। किसी के विलास बड़े, किसी के विलास छोटे। हाई एनर्जी, लो एनर्जी। और हाई एनर्जी को क्या बोलते हैं? ईजी। लो एनर्जी क्या बोलते हैं? T2G। बाय दिस डायग्राम मेनी थिंग्स विल बी क्लियर। आपके पास डी वाले 5 ऑर्बिटल है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। क्या इन दोनों पे अलग अलग कलर है? पर्पल कलर जिंदगी में शो करता है हाई एनर्जी को, ये बात याद रख। तो पर्पल मतलब ये हाई एनर्जी वाले और ये लो एनर्जी वाले। इसका मतलब ये नहीं कि ब्लैक लो एनर्जी को शो करता है, ब्लैक भी हाई एनर्जी का सिंबल है, ठीक है, याद रहे। सो बट पर्पल शो द हाई इमेंस एनर्जी। अब होता क्या है, जो डी ऑर्बिटल होता है इसके पास, अब देखो ये अलग हो गए, तो बेटा जो मेटल होता है वो लिगेंड से इंटरेक्शन करता है और बॉन्ड बनाता है। मेरा ये कहना है एवरेज एनर्जी ऑफ द डी ऑर्बिटल इन द स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड। अब एवरेज एनर्जी जैसे पहले देखो, पहले ये सब साथ में थे, ये सारे 1 2 3 4 5, ये 5 कौन है? ये डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। अब ये सब स्प्लिट हो गए। कम एनर्जी किसके पास है? इनके पास। ये 3 होते हुए भी इनको एनर्जी 40% मिलेगी, तो 2/5 एनर्जी मिलेगी। नाउ एनर्जी को कैसे लिखा? दिस इज द एनर्जी, गॉट दिस? 3 ये हैं, ये इतना इनका स्पेस है, इतना इनका क्या है, पर एनर्जी कितनी है इनके पास? 2/5, क्योंकि इनकी एनर्जी क्या है? कम, और इनकी एनर्जी क्या है? ज्यादा। 3 होते हुए भी इनको एनर्जी कितनी मिली, और ये 2 होते हुए भी एनर्जी कितनी मिली? 60%। एक स्कूल के प्रिंसिपल को 4 टीचर की सैलरी मिलती है, ठीक है, और ये ऑब्वियसली होता है, ठीक है, सिंपल सी बात है। क्या हुआ? ज्यादा एनर्जी किसके पास हुई? प्रिंसिपल के पास। 4 टीचर के बराबर सैलरी है उसके पास, भले वो आया चाहे नहीं है, ठीक है। सो दिस इज द 40% एनर्जी, दिस इज 60% एनर्जी। तो बड़ा बड़ा जो बैंडविड्थ है वो इनके पास है। तो ये कौन सा लेवल हुआ? ईजी। और छोटा लेवल इनके पास है, क्या कहलाएगा? T2G। से यस, पर यहां से डीजनरेसी आई, क्या है जल्दी बोलो? ठीक है, गुड। ये बात अभी ऑक्टाहेड्रल के लिए, बोलो किसके लिए? ऑक्टाहेड्रल। लेट सपोज एक आधा क्वेश्चन अगर हमें मिल जाए तो मजा आ जाए। हाँ ठीक है, नहीं करवा दिया तो मैंने। लेट सपोज अभी आपको नीचे एक ऑर्डर लिखना है, और वो हमें याद हो जाना चाहिए अभी, ठीक है। जैसे एक बार मैंने आपको एक लिस्ट याद करवाई थी नॉन मेटल्स की, कि फोन लगाया एसपी को कि हाइड्रोजन बॉम्ब फटा है, तो उसने बोला सीबीआई को बुलाओ, ठीक है। ऐसा करके अपन ने हमारे सिलेबस के 10 नॉन मेटल्स याद किए थे। ऐसे ही आज हम लोग वापस से याद कर रहे हैं लिगेंड की सीरीज को। मेरे साथ लिखते भी जाना है। सबसे हाई एनर्जी किसके पास है? लिखते जाओ। सीओ के बाद सीएन माइनस के बाद ईएन, इथाइलिन डाइएन के बाद ईडी टीए 4 माइनस के बाद एनसीएस माइनस के बाद H2O के बाद मॉडरेट एनर्जी। इसी के साथ इसके पास इससे और कम C2O4 2 माइनस OH माइनस F माइनस H2 माइनस, इसके बाद HCN, इसके बाद Cl, फिर आई एम सॉरी, हाँ ठीक है, Cl,
Br और I. I has the least energy. I का मतलब नॉट मी, I का मतलब आयोडीन. दोनों फ्रेंड्स पढ़ाई पे ध्यान दो. अब आप देखना यहाँ पे क्या लिखा हुआ. CONH36 is inner orbital complex, while NiNH36 is outer orbital complex. अब इनर ऑर्बिटल का मतलब क्या होता है? धक्का कहाँ देने का है? अंदर. और आउटर का मतलब धक्का कहाँ देना है? मैं धक्का दे नहीं सकता, एनर्जी नहीं है. ये धक्का देने का काम कौन कर रहा है? लिगेंड या मेटल? लिगेंड ऑब्वियसली. तो बेटा सबसे पहली चीज इधर क्या दिखाई दे रहा है हमें? CONH36 कितना आएगा? 3+. अब CO की यहां पर कितनी आ जाएगी वैलेंसी? 3+. इसकी तो 0 है, बचा वही. तो CO का नंबर है बेटा 27. 27 होता है 4s2 3d7. निकालने कितने? 3, 2 ये और 1 ये. ठीक है. तो इन द नेक्स्ट स्टेप ये 2 चले गए, ये खाली हो गया अपने दिमाग की तरफ, और 2 यहां पर. तो 2 मतलब से अपन ने यहां से 1 को निकाला. गॉट दिस? अब एक बात को समझना, ये खाली है, इसमें से 1 को निकाला, तो 3 निकाल लेते. वो बात तो लेनी नहीं थी. 2 और 1 3 निकाल दी. अब मेरे को ये बताने का है कि अगर बात किसकी हो रही है? NH3. तो NH3 स्ट्रॉन्ग लिगेंड है कि वीक लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है. क्या पुश करेगा? पुश करेगा, क्योंकि इन्होंने पूछा ये कैसा है? इनर ऑर्बिटल. ये पुश करेगा. तो आप बोलोगे बिकॉज, चुप, बिकॉज NH3 इज कैसा लिगेंड? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड. अभी स्ट्रॉन्ग मतलब ऐसा ना बॉडी से स्ट्रॉन्ग है, फील्ड में स्ट्रॉन्ग है. ठीक है. क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है ये. तो ये पेयर बना देगा, और अगली स्टेप में आपको 1 2 3 1 2 3 4 5 और 6 धक्का मार दिया. ठीक है. अब होगा क्या? आपको भरना क्या है? NH3 एक यहां पर, 2 3 4 5 और 6. इनर फील्ड है मतलब D2 sp3. ठीक है. क्लियर हुआ? अगला पे है तो NH3, पर साथ पे कौन है? Ni. NH3 होते हुए भी वो कैसा है? और धक्का मार पाएगा? नहीं. वेरी गुड. सो Ni यहां पे 0, तो Ni की वैलेंसी कितनी हो गई? 2+. तो आप क्या बोलोगे? निकल का नंबर कितना है? 20. 2 चले गए. ठीक है. जो 2 जाते कहां से? S में से. 1 2 मतलब ऐसा होता है. ये 3D8 है. बोलो क्या है? तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8. अब मुझे बताओ यहां पे धक्का क्यों नहीं लगा? रीजन बिहाइंड दिस, किसी के पास कितनी भी ज्यादा एनर्जी हो, एनर्जी हमेशा हाई से लो जाती है. बोलो कहां से कहां जाती है? लो से हाई कभी नहीं जाती. ठीक है. थोड़ा एग्जांपल आपको बहुत बढ़िया तरीके से देना. ठीक है. हम लोग अगर कभी गलती से टेम्पल चले जाते हैं,
ठीक है, भगवान की कभी हमें याद आ जाती है तो, और अगर हम वहां पर जाके शांति से बैठ जाते, ठीक है, इट मीन्स वी आर द पार्ट ऑफ हाई एनर्जी, नॉट द लो एनर्जी। बिकॉज तुम तो टेम्पल गए, घंटी बजाई और फोटो खींच के आ गए, ठीक है, दैट इज नॉट द राइट थिंग टू डन देयर। वहां पर आप लोगों को देखते हैं जो शांति से गए और शांति से 5 मिनट साइड में जाके बैठ गए, ठीक है, उन्हें कोई मतलब नहीं कौन आए कौन जाए, वो शांति से आंख बंद करके बैठ चुके हैं। आफ्टर 5 मिनट्स वो उठेंगे, वो झुकेंगे एंड देन वो घर जाएंगे, ठीक है, नो फोटो नथिंग एल्स, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट्स, आप ये समझो कि उनको वहां से एनर्जी मिल रहा है, क्या मिल रहा है, एनर्जी, जिस चीज के लिए वो जा रहे हैं। ऑब्वियस बात है, स्पिरिचुअलिटी क्यों करता है इंसान, एनर्जी के लिए तो करता है, और क्या चाहिए उसको। सो बच्चों, अच्छा काम भी लोग अपने एनर्जी के लिए करते हैं, और कोई रीजन नहीं है। आप ये समझ के देखो कि यहां पर, मतलब ये हमेशा समझ के देखना, कितना भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो, हाई एनर्जी से लो एनर्जी में लेके जाता है, पर लो एनर्जी, अगर लो एनर्जी वाला बोले कि मुझे जरूरत, तो तुम उसको फालतू तो देके नहीं आओगे। तुमने अपनी जेब से 10 रुपए निकाले किसी को भिखारी समझकर, ठीक है, सामने वाले ने बोला मैं फटे कपड़े जरूर पहनता हूं, मैं भिखारी नहीं हूं, डोंट गिव मी, तो तुम क्या दोगे क्या? तुम्हारी हिम्मत ही नहीं कि तुम उसको दे पाओ। तुम बोलोगे नहीं, तुम खुद घबरा जाओगे कि मैं कर क्या रहा हूं, ये जो बेगर है तो मैं दूं क्यों। यू आर थिंकिंग यू हैव हाई एनर्जी, बट यू डोंट हैव हाई एनर्जी इन फ्रंट ऑफ हिम और हर। गॉट दिस? तो ऐसे ही यहां पे ध्यान दो, यहां पर आप हमेशा देना, जो शुरू के जो 3 होते हैं, ये कौन है, T2G, अभी सिखाया था, और ये भाई साहब कौन है, EG। क्या ये अभी खाली थे? बोलो थे, खाली थे ना भाई, अभी एक ही तो भरा हुआ था, क्या वहां खाली? क्या पुश हो पाएगा? धक्का तो लगेगा, पर यहां पे कुछ है क्या देने के लिए? नहीं है, ये T2G इसका पूरा भरा हुआ है, तो EG से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट नहीं होगी। EG से EG में होने जाता है, EG से कहां जाता है, T2G में, तो क्या बोलो शिफ्ट हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे, बिकॉज T2G क्या है, कंप्लीटली फील्ड। सही, यस। तो आज आपने ये सीख लिया कि धक्का कौन लगा सकता है और क्यों लगा सकता है। जरूरी नहीं है कि स्ट्रॉन्गर चीज धक्का लगा सकती है, अगर वो धक्का लगाने आएगी पर T2G फुल है तो धक्का नहीं लगा पाएगी। ये बात है, धक्का लगने के लिए T2G का थोड़ा बहुत खाली होना जरूरी है, वरना पुश नहीं होगा। क्लियर है बात? शुरू के 3 T2G होते हैं, बाद के 2 EG होते हैं। अगर T2G फुल है तो धक्का नहीं लगने वाला। T2G में अगर एक भी खाली तो धक्का लगेगा, और धक्का लगाया कौन, जो H2O से ऊपर है। H2O से ऊपर लाइन से पढ़ेंगे, CO, CN, EN, NH3, EDTA, NCS, EDTA4, वेरी गुड, एंड NCS, ठीक है, ये धक्का लगा सकते हैं, ठीक है। H2O के बाद वाले धक्का नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि उनके पास जो एनर्जी है वो पेयरिंग एनर्जी से कम है, और इनके पास जो एनर्जी पेयरिंग एनर्जी से पेयरिंग करवाने देती एनर्जी चाहिए, उससे ज्यादा उनके पास प्रेजेंट है, ठीक है। एक आपको एक बात मालूम होगा, क्योंकि अभी हम जैसे जैसे ये जो सेंट्रल एकेडमी वाले बच्चे होते हैं ना, इनके स्कूल के बच्चे हैं, इनके स्कूल में बहुत सारे बच्चे जिनको अभी क्या छोटे हैं, छोटी एज में बेकी बेकी बातें सब करते हैं, ठीक है। मतलब अभी थोड़ा सा क्या ट्रेंड ऐसा देखा ना उन्होंने कि देखो बीच में यूट्यूब पर एक MBA चाय वाला बड़ा फेमस हुआ, ठीक है, और ऐसे बहुत लोग जिन्होंने चाय का काम शुरू किया बड़े फेमस हो गए, ठीक है। तो थोड़ा सा इनके स्कूल में ऐसा ट्रेंड है कि जो बच्चा नहीं पढ़ता उनसे पूछे तो बोलता है मैं बिजनेस करूंगा, ठीक है। तो बिजनेस करने के लिए गट्स चाहिए, क्या चाहिए, गट्स, ठीक है, बड़ा पावर चाहिए, ऐसा नहीं होता बिजनेस, ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक बहुत गजब पुअर चीज है, उसके लिए ताकत चाहिए बहुत जोर। गॉट दिस? मतलब पढ़ाई के अलावा बहुत चीजें सीखना पड़ता है, तब जाके कोई बिजनेस कर पाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है, वो रेस्टोरेंट वाले अंकल, उनके पास 30 लोग काम करते हैं, उन्होंने पढ़ाई की नहीं की, दैट डजंट मैटर फॉर हिम, पर आज अगर खोलना तो पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद उनको कितनी ऐसी चीजें आती है जो पढ़े लिखे इंसान को नहीं आती,
ठीक है, वो एक हाई एनर्जी सिस्टम, ठीक है, सिंपल सी बात। अब वो जो अंकल है वो चाहें तो एक और शॉप या एक और आउटलेट कहीं पर भी खोल सकते हैं, क्योंकि उस आउटलेट खोलने के लिए जितनी ज्यादा एनर्जी चाहिए उससे ज्यादा उनके पास पड़ी हुई है। सही, यस, उनके पास मैन पावर भी है, उनके पास फाइनेंशियल पावर भी है, उनके पास सेल्फ पावर भी है। जितनी जितनी एनर्जी चाहिए पेयरिंग करने के लिए, क्या करने के लिए, पेयरिंग करने, उससे ज्यादा इनके पास है, तो पेयरिंग करवा के रहेंगे ये। पर शर्त ये है T2G खाली होना चाहिए, ठीक है। जितनी एनर्जी चाहिए पेयरिंग करवाने के लिए उससे कम है इनके पास, ये पेयरिंग करवाने की हिम्मत नहीं रखते हैं। ये कहलाते लो फील्ड एनर्जी, कहलाते हैं हाई फील्ड एनर्जी। सही है। फिर अभी हम ऑक्टाहेड्रल पढ़ के आए। ऑक्टाहेड्रल अभी जैसे अपन पढ़ के आए थे ना, जैसे CO के साथ 6 NH3 थे, 4 और 5 और 6 ऐसे बनाते हैं, ये ऑक्टाहेड्रल। अब हम बात किसी कर रहे हैं टेट्राहेड्रल, दो तरीके का होता है, या तो 4 लोग ऐसे आ जाए या 4 लोग ऐसे आ जाए। इसको बोलते हैं DsP2 और इसको बोलते हैं sp3। जो काम ऑक्टाहेड्रल में हुआ था उसका जस्ट उल्टा कहां होता है, टेट्राहेड्रल। यही तो है टेट्राहेड्रल sp3, स्क्वायर प्लेनर DsP2। डी ऑर्बिटल है, डीजेनरेसी नहीं आई, डीजेनरेसी आया, डीजेनरेसी आने के बाद वंस अगेन DXY, DYZ, DZX। अब आप ये समझ के चलना उस टाइम पर ये लोग ऊपर की साइड में थे और ये लोग कहां थे, नीचे की साइड में। तो जब बात किसकी होती है बेटा, टेट्राहेड्रल, इधर ध्यान देना ना प्लीज कीर्ति, बात किसकी हो रही है, टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल में शुरू के 3 क्या थे, T2G, और लास्ट के 2 क्या थे, EG। इसमें उल्टा है, शुरू के 2 कौन है, EG, और लास्ट के 3, ये बात याद है, ठीक है। इतनी सी बात याद रहे, इसके ऊपर कुछ सीखेंगे अभी। तो एक क्वेश्चन, ये टॉपिक अभी आज शायद हो पाए, ये वाला हमने कर लिया। दिस प्रिडिक्ट, बस बस बिल्कुल शांति, जो भी आवाज है कोई बात नहीं। प्रिडिक्ट द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, क्या फाइंड करने, नंबर ऑफ इन द स्क्वायर प्लेनर। इसने क्या है, क्या स्क्वायर प्लेनर। इट इज माय टास्क टू टेल यू कि व्हाई इट इज स्क्वायर प्लेनर, नंबर 1 थिंग। बट ये क्या बताना चाह रहा है कि अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने, ठीक है। PtCN for 2-, यू नो PT इज कॉल्ड प्लेटिनम का नंबर क्या होता है, 78। एक्चुअली मुझे गोल्ड का याद है 79, तो गोल्ड के एक पहले प्लेटिनम आता है, ठीक है। मुझे क्या यूं याद नहीं है, मेरे को एक सिस्टम से याद कर रखा है मैंने, ठीक है। तो गोल्ड 79, ये 78। 78 के लिए पहले अपने पास जीनोन आता है, F ब्लॉक से होके आप आगे गुजरते हो तो 6s2 4f14, अब 2 और 14 16 और दिस यहां पे बचेंगे 8, ठीक है, प्लेटिनम के अंदर। पर अब आपको पहले इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है, तो पीटी क्या मानते हो, -1 4 जा, वहां क्या है, वहां पे जाके 4 में से 2 गया तो -4 में जाके +4, 4 में से 2 गया T2+, इधर से 2 चले जाएंगे, फिर चले जाएंगे 2। अब बात को समझना, ये 2 ऑब्वियस बात है, कौन से जाएंगे, ये वाले, इसका कोई रोल नहीं है, ठीक है। अब समझना क्या है 5D8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इधर कौन है, कौन सा 4s 6s, जितना s उतना क्या, उतना लास्ट में क्या, ठीक है, ऐसे भर के रखा करो। अब मेरे पास कितने हैं ये 4, जब 4 हो तो शुरू के 2 क्या कहलाते हैं और पीछे के 3, क्या CN पावरफुल है, तो इनकी एनर्जी कम है कि ज्यादा है, कम है, धक्का मार सकता है,
यस और नो? T2G की एनर्जी क्या है? कम है। देखो ये कौन सा है? 4 वाला। 4 वाले की में क्या होता है? शुरू के 2 EG बन जाते हैं, लास्ट के 3 T2G बन जाते हैं। पर 6 वाले में शुरू के 3 क्या होते हैं? T2G, और लास्ट वाले 2 क्या होते हैं? EG। क्या धक्का मार सकता है? बिल्कुल मार सकता है। तो अगली स्टेप में क्या होगा? ये यहां से हटेगा और ये यहां आएगा, जिसकी वजह से एक CN, 2, 3 और 4 DsP2 स्क्वायर प्लेनर ही होता है। क्या होता है ये? स्क्वायर प्लेनर। अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? सब पेड। इसके अंदर कोई मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं होगा, ठीक है, डाई मैग्नेटिक। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन से। वैसे स्टार्ट तो हम कर ही चुके हैं, जब मैंने बात करना शुरू कर दिया, मैंने पढ़ाई करना शुरू कर चुका हूँ, ठीक है, भले बात कुछ भी। तो क्या आप लोग का नॉलेज देख के अच्छा लगा मुझे, एडवोकेट्स के जो घर से हैं, अच्छा लगा। सो बच्चों, हेडिंग है कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इन द लास्ट क्लास हम लोगों ने पढ़ी थी CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, और उसमें हमने सीखा था कि किसमें पेयरिंग होगा, किसमें पेयरिंग नहीं होगा, ठीक है, कब पीछे पुश होगा, कब पीछे पुश नहीं होगा। तो हमने सबसे पावरफुल लिगेंड बताया था CO को। CO इज द मोस्ट पावरफुल लिगेंड while I- is the weakest ligand. ओके, अगर CO है या उसकी टीम में कोई भी है तो वो लोग अंदर की तरफ पुश करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को। तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, लाइक अगर कहीं पे 5 हैं तो पेयर बन जाएंगे। शर्त ये है, ऑक्टाहेड्रल के अंदर आगे के 3 को T2G कहा जाता है और पीछे के 2 को EG कहा जाता है, while टेट्राहेड्रल में आगे के 2 EG हैं और पीछे के 3 T2G है। एनर्जी लेवल क्या है? हाई एनर्जी लेवल टू लो। EG से कहां जाएगा? T2G में जाएगा। कौन? इलेक्ट्रॉन। माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसे ही अब अगला टॉपिक की बात करें, कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं, मतलब कौन से कंपाउंड्स? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। जब इन पे लाइट आती है, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द लाइट, तो विच लाइट वी आर टॉकिंग अबाउट? व्हाइट लाइट किस पर आती है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो कुछ लाइट तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या कर लेते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और कुछ लाइट वो अपने अंदर से क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। एक्चुअली जैसे CuSO4.5H2O, बेटा इसको हम बोलते हैं डबल सॉल्ट। बोलो क्या बोलते हैं? जिसके फॉर्मूला में ब्रैकेट नहीं लग रहा है वो डबल सॉल्ट है। अगर इतना बड़ा फॉर्मूला तो डॉट लग गया, तो ब्रैकेट नहीं लग रहा है ना इसमें, बोलो नहीं लग रहा है, डॉट लग रहा है मतलब डबल सॉल्ट, ठीक है। पर बाय चांस अगर ऐसा होता CuSO4 H2O4 और एक H2O बाहर, तो ये लग गया, तो ये अपना कॉम्प्लेक्स है। जब इसके अंदर लाइट जाती है, बोलो कौन सी लाइट? व्हाइट लाइट में सारे कलर्स होते हैं, व्हाइट लाइट में सारे कलर्स होते हैं, ठीक है, जैसे सनलाइट है, सनलाइट में सारे कलर्स हैं। जब इसके अंदर बोलो क्या जाती है? व्हाइट लाइट, तो ये अपने अंदर एब्जॉर्ब कौन सी लाइट करता है? येलो। सारे कलर व्हाइट के अंदर है, ये अपने अंदर कौन सी लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है? येलो। पर ये हमें दिखाई कैसा दे रहा है? ब्लू। बिकॉज कुछ लाइट तो ये क्या करता है? एब्जॉर्ब, जो हमें दिखाई नहीं देती, और कुछ लाइट क्या करता है? जो हमें दिखाई देती है। तो रिलीज कौन सी कर रहा है बेटा? ब्लू लाइट। क्या है बेटा, जब साइंटिस्ट, स्पेस साइंटिस्ट ऊपर जाते हैं स्पेस में रिसर्च करने, तो उनको स्काई ब्लू नहीं दिखाई देता। हमें दिखाई दे रहा है स्काई ब्लू है, ऊपर से स्काई ब्लू नहीं, ठीक है। स्काई जो है वो उसको बिल्कुल धुंधला दिखाई देता है। अब वो अभी ब्लू क्यों है? अभी हम जो देख पा रहे हैं वो सनलाइट है, ठीक है। सन का कौन सा लाइट होता है? व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट में 7 कलर होते हैं विद ग्योर, जिसमें सबसे ज्यादा फैलने वाला कलर ब्लू होता है। कौन फैलता है ज्यादा? ब्लू फैलता है, तो पूरे ब्लू रेडिएट हो जाता है, ठीक है। जैसे आप खुद भी देखो, ब्लू इज अ कलर विच इज अ सिंबल ऑफ पीस, विच इज सिंबल ऑफ ट्रस्ट। ब्लू इज द कलर, ओके। हर एक कलर का अपना एक सिस्टम है। क्यों?
वाई इट इज अ कलर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट? ओनली बिकॉज वो रेडिएट बहुत ज्यादा हो रहा है। ट्रस्ट और पीस, इसको रेडिएट करना बहुत मुश्किल होता है, गॉट दिस? तो उसके लिए ब्लू को रखा जाता है। आपके पास 3 क्लॉथ्स हमेशा होने चाहिए कलर में, ब्लू, ग्रे एंड ब्लैक। ये पैशनेट कलर्स है, ठीक है? वंस अगेन, ब्लू, ग्रे और ब्लैक। आपको जैसे आप सपोज अपने स्कूल में किसी प्रोफेशनल प्रोग्राम में हो तो आपको ग्रे और ब्लू का इस्तेमाल करना चाहिए। आपका उसमें पर्सनैलिटी अलग ही लगता है, ठीक है? डायनामिक लगते हो आप। उसका रीजन आप समझ पा रहे हो, क्योंकि वो ट्रस्ट के कलर्स है। ट्रस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं आपको बोलूं कि बच्चों ऐसा करते, कल से आपको फ्री में पढ़ाते, ठीक है, ऐसा मार्केट में बोले तो मार्केट के लोग नहीं आएंगे, क्योंकि ट्रस्ट डेवलप होने के बाद लोग आते। अभी जैसे 12th में 5 लोग ही बैठे, 1-2 साल बाद लोगों में और ट्रस्ट डेवलप होगा, तो ये बैच भी दूसरे बच्चों तो बराबर रहेगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? इट्स माई श्योरिटी, इट्स माई गारंटी, ठीक है? क्यों? तब तक मार्केट में ट्रस्ट डेवलप हो जाएगा हमारे लिए, सिंपल सी बात। सो ऐसा ही ये कॉम्प्लेक्स है, इस पे व्हाइट लाइट गई, इसने ब्लू कौन सा किया, पर बाहर फेंका कौन सा, तो हमको ये ब्लू दिखता है, ये वाला कॉम्प्लेक्स। बट कॉम्प्लेक्स का कलर दिखने के पीछे का रीजन है अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। उस दिन अपन ने एक कॉम्प्लेक्स पढ़ा था, CO NH36 3+, ठीक है? अभी CO का जो नंबर है कितना है, वो कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, और CO की वैलेंसी कितनी है, क्योंकि C तो 0 है, तो CO की क्या बची, 3+। तो होता क्या है, 4H2 3D7, मतलब 3 चले गए तो 2 और 1 3 चले गए, चलेगा 3। अब बचा क्या, 3D6, बोलो यस। 2 और 1 गया तो 3D6 बचा, तो 1 2 3 4 5 और 6। क्या ये धक्का मारने के लायक है? यस, क्योंकि पहले आता है, ठीक है? पहले कौन आता है, CO, फिर CN, फिर EN और फिर NH3। वेरी गुड। ये NH से धक्का मारेगा तो ये दोनों यूं हो जाएंगे और ये हमारे खाली पड़ जाएंगे। क्या अब आप जब देखोगे ना, हर 1 2 आगे इसमें NH3, आगे P में NH3 3 बार, तो D2sp3, यहां पे कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन से ये कलर नहीं देगा, ये कलर रेडिएट, क्योंकि इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं। तो लॉन पे जब अपना जगह लेते हैं, आप देखते हो सबसे सही चीज लास्ट वाली होती है, ठीक है? अलग अलग थ्योरीज किसी ने दी। अच्छा, हम कभी मीटिंग करते हैं, मीटिंग करने पर हम डिसीजंस निकालते हैं, डिसीजन निकालने में लास्ट में क्या बोलते, देखो अब ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, दैट्स इट। ऐसा ही होता है। कंक्लूजन कब निकलता है, लास्ट में। तो लास्ट में आपने इलेक्ट्रॉन्स भर दिए, देखने में सारे क्या मिले, पेयर्ड, एक भी अनपेयर्ड नहीं है, ना मैग्नेटिक फील्ड होगा ना कलर देगा। लाइट इसके पास जाएगी, कौन सी लाइट, व्हाइट लाइट, ये एब्जॉर्ब भी करेगा पर रेडिएट नहीं करेगा, बिकॉज इसके पास क्या नहीं है, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो इस स्टेज पे जाके आपको देखना पड़ेगा, ठीक है? नेक्स्ट, अब जैसे कि यू कैन सी अ कॉम्प्लेक्स, वी विल गिव यू सम एग्जांपल्स अबाउट दैट। लेट सपोज हम यहां पर कुछ एग्जांपल, सपोज अपन ये वाला एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? और साथ ही वी आर गिविंग यू द एग्जांपल ऑफ दिस। मेजोरिटी में जो कॉम्प्लेक्स है, यह कहते हैं वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब। लाइट का मतलब व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट के अंदर सारे कलर है कि नहीं है, सारे हैं, ठीक है? व्हाइट सारा कलर ले सकता है। आपको घर पे अगर पेंट करवाना है तो पहले डब्बा एशियन पेंट में व्हाइट है, तुमको बोले मेरे को वो वाला कलर चाहिए भैया, तो वैसे ट्यूब मिलाएगा उसके अंदर अपना फॉर्मूला से बना के, ठीक है? फिर मिला के आपको वैसा कलर मिल जाएगा दीवारों। ऐसा ही होता है, मालूम पड़ रहा है आपको पहली बार? चाहे वो कैसा भी कलर करवाना अपने घर, पहले व्हाइट होता है, वो बाल्टी व्हाइट है, फिर आपको जो मिलाना है वो है, क्योंकि व्हाइट के पास ही सारे कलर छुपे हुए। ब्लैक को सारे कलर आप नहीं दे सकते, कितने ब्लैक पे रेड नहीं दिखता, किसी के फिंगर पे कट लगा, ब्लड की ड्रॉप गिरी, ब्लैक पे क्या मालूम पड़ेगा गिरी,
उसने ब्लैक से पोस्ट लिया क्या मालूम पड़ेगा, वो व्हाइट से पोस्ट लिया तो मालूम पड़ेगा कि खून तो लगा। ठीक है, तो व्हाइट के पास सारे कलर्स हैं। ठीक है, तो मेरा ये समझाना है, ये जो आपको कलर दिखते हैं, तो बेटा कलर का मतलब क्या होता है, विजिबल लाइट। बोलो कौन सी लाइट, विजिबल लाइट। विजिबल लाइट की वेवलेंथ 400 से 720 नैनोमीटर होती है। नाउ आप देखोगे सब 400 से 720 तक है, ओनली एक क्या आया, वो अल्ट्रावायलेट है, यूवी रेस। ठीक है, आप लोगों ने यूवी रेस का नाम भी सुना। यूवी रेस का कहां से कहां होता है, 200 से 400 नैनोमीटर। इसको बोलते हैं वेवलेंथ। बोलो क्या बोलते हैं, जो वेव की लेंथ, वेवलेंथ। ठीक है, आपको मालूम है बहुत सारे रेज है दुनिया में, एक्सरे, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स, गामा जो वो टावर वगैरह से निकलती है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो रेज होती है ये जितनी लंबी होती है उतनी ज्यादा सेफ होती है, जितनी छोटी होती है उतनी ज्यादा डेंजरस होती है। ठीक है, गामा रेस सबसे छोटी होती है, उससे कैंसर हो जाता है। एक्सरे गामा से थोड़ी बड़ी होती है, एक्सरे रूम में हर किसी को जाने नहीं देते, बुजुर्गों, प्रेग्नेंट वीमेन को बाहर रखा जाता है। प्रेग्नेंट वीमेन जा ही नहीं सकती, नहीं बचेगा फिर अंदर, उसका रेज इतना खतरनाक है। फिर एक्सरे के बाद अपना ये यूवी रेज, जिस दिन वो होता है ना सूर्य ग्रहण होता है, उस दिन यूवी रेज खतरनाक होती है, बोलते सन को मत देखना, यूवी रेज डैमेज कर देगी रेटिना को। उसके बाद विजिबल रेज 400 से 720, ये थोड़ी सेफ है थोड़ी। इसके बाद बेटा वो माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव ओवन वाला, वो सेफ है। फिर आता है वो एफएम रेडियो वाली वेव्स, वो बहुत सेफ है। सोचो मोबाइल की वेव कितनी लंबी है, अमेरिका में बैठा इंसान हमसे वीडियो कॉल करेगा बिल्कुल क्लियर आवाज में, ये उनकी वेवलेंथ का कमाल है, सैटेलाइट के थ्रू होता है। ठीक है, इतनी बड़ी वेवलेंथ एक्सरे की नहीं है। तो मैंने क्या सिखाया आपको, जितना बड़ा वेवलेंथ उतना ज्यादा सेफ, जो छोटा वेवलेंथ उतना ज्यादा अनसेफ। तो यूवी ज्यादा डेंजरस है, सूर्य ग्रहण का दिन याद रखना। ठीक है, आपको एक बात मालूम है ना कि चंद्र ग्रहण के अंदर भी बहुत ध्यान रखा जाता है, मेनली बुजुर्गों का और प्रेग्नेंट वीमेन का, क्योंकि उसकी भी रेस खतरनाक है, बहुत बड़ा कॉस्मिक रेस आता है। क्या आता है बोलो, कॉस्मिक रेस, बड़ा डेंजरस होता है अंदर बच्चे के लिए। कि कितनी बार जब पैदा होता है तो हाथ नहीं होता है, ठीक है, आंखों में कुछ फेयर आता है, प्रॉब्लम आता है, ये सब चंद्र ग्रहण के इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, उसका रेस इतना खतरनाक होता है उस टाइम पे कि जैसे कोई चाकू वगैरह भी इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, क्योंकि ब्लंट मतलब जो शार्प चीजें हैं, लाइक सुई, साबुन, साबुन क्या, सुई के चाकू, ठीक है, वो अपने लॉक हो गया, ये सब इस्तेमाल नहीं किए जाते। ये हार्ड चीज, हर एक चीज साइंटिफिक है। ठीक है, हमारे स्क्रिप्चर्स के अंदर ऐसे ही नहीं बोल दिया उसको, क्योंकि अब हम तो अभी इस दुनिया में 15, 20, 25, 30 सालों से आए हैं, दुनिया तो बहुत पुरानी है, उन्होंने एक्सपीरियंस करके सब लिख दिया। ठीक है, हम तो बस अब रिसर्च करने के लिए हैं कि वह वाकई में सही है कि नहीं है। तो यहां तक क्लियर है आप लोगों को? सो देखना, दिस सपोज ये वाला कॉम्प्लेक्स है COCl NH3 रटना नहीं इसको। इसमें कौन सी लाइट एब्जॉर्ब होती है, पर रेडिएट कौन सी होती है, वॉयलेट। आती कोई है, जाती कोई है। व्हाइट कोई कलर नहीं है, व्हाइट की वजह से सारे कलर हैं। कपड़ा जो होता है ना, जिसको जनरल में थान बोलते हैं, ठीक है, जो हमने क्लॉथ पहन रखे, अगर उसमें कलर है तो व्हाइट पर ही किया गया है। गॉट दिस? हाँ, पहले सब कुछ व्हाइट है, उसके बाद सब कुछ, क्योंकि इसको हम डाइंग इंडस्ट्री बोलते हैं, केमिकल इंडस्ट्री के थ्रू। ठीक है, अब एक बात और समझ लो, बहुत आपके एग्जाम में आ जाए कि ये कंपाउंड है, सुनना बहुत अच्छे से, ये कंपाउंड है, इस पे क्या पड़ी, व्हाइट लाइट पड़ी, और इसका जो वेवलेंथ है वो 350 नैनोमीटर। बोलो कितना है, 350। तो बोलो कौन सा कलर आएगा, तो कोई कलर, 350 तो यूवी रीजन, कलर का रीजन कौन सा, 400 से लेकर 720 तक। याद रहेगा, 350 क्या है, 200 से 400 के बीच में। ऐसा आपको एक्टिवनेस होना चाहिए। हम नाउ सी
एनर्जी, कोई भी एनर्जी, उसका पहले कौन सा स्टेट होता है? ग्राउंड स्टेट। सुबह सुबह में एनर्जी बहुत ज्यादा होता है हमारे पास, ठीक है, ऑब्वियसली होता है। सुबह सुबह हमारी अच्छी क्लासेस हो जाए तो हम पूरे दिन मस्त रहेंगे। तो सुबह सुबह ही हमें लेथार्जी क्लासेस हो जाए, और सुबह सुबह स्कूल में हिंदी का पीरियड आ जाए, मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा एनर्जेटिक के लिए क्या करना होता है, सुबह सुबह उनको लाना होता है जिससे बच्चे इंप्रेस्ड हैं, खुश हैं, ठीक है, चाहे वो हिंदी के ही हो, और कभी कभी हिंदी टीचर से बच्चे खुश रहते हैं, ठीक है, तो जो पढ़ाता नहीं उससे तो खुश रहेंगे। तो यहाँ पर कौन सी स्टेट बोल रहा हूं मैं? ग्राउंड स्टेट। से एनर्जी कहां जाती है? एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट वही कौन सा स्टेट है? एक्साइटेड स्टेट। बच्चों यहां पर आपने बात दे रखा है क्या? एच न्यू। बोले क्या दे रखा है? एच न्यू मतलब लाइट। सो जब ग्राउंड स्टेट से जाती है बेटा एक्साइटेड स्टेट के अंदर, तो ग्राउंड स्टेट में होता क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। क्या होता है? वो कलर अलग है, और इसमें क्या होता है? रिलीज ऑफ लाइट, वो कलर अलग है। दोनों बीच में एक एनर्जी शामिल है, ठीक है। जब हम मूवी के थिएटर में जाते हैं, कोई भी ऐसा पर्सन नहीं होता कि जो एक जी शक्ल लगी हो, एक जी शक्ल लेके आया हो, ठीक है। जाएगा भले सिंसियरली, आएगा बातें करते करते, जाएगा खुश होकर, होता है कि मूवी अच्छी लगी, सैड होकर बाहर निकले, तो मूवी कुछ ज्यादा ही एनर्जाइज हो गई, जय हिंद करके आ रहा है बाहर, ठीक है। तो क्यों? जब वो गया था कौन सी स्टेट में था, और आया तब? जाने का उसका रुतबा अलग था, आने का रुतबा अलग, सिंपल सी। तो अब जैसे आपके सामने कुछ कॉम्प्लेक्सेस दे रखे, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस ऑफ निकल विथ एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इथेन 1,2 डाइएमीन लिगेंड्स। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो है ना, ये पूरा इसको हम ईएन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इथाइलिन डाइएमीन, या इथेन 1,2 डाइएमीन, ठीक है। देखो ये पहला है निकल का, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? बताओ। 2। वो ऑक्सीडेशन नंबर डियर, ये आपको भूलना नहीं है यार। भूल जाते हो ना। 6 है। कितने लिगेंड्स लग रहे हैं? 6। नंबर ऑफ लिखवाया है, नंबर ऑफ बाइंडिंग साइट्स, ठीक है। नंबर ऑफ बाइंडिंग साइट्स को क्या बोलते हैं हम? कोऑर्डिनेशन नंबर। 6 बाइंडिंग साइट्स। कोऑर्डिनेशन नंबर बोलो। अरे 4 और 2 इसको नहीं देखोगे क्या? ईएन 2 जगह से जुड़ता है, बाइडेंटेन लिगेंड है, तो 4 और 2 6। इधर बोलो 8। वेरी गुड। 4 और 2 2 जा 4, 8। और उधर 3 नहीं, 3 2 जा 2 जगह जुड़ता है, 2 3 जा 6। कुल मिला के इसका 8 आया, बाकी सबका 6 6 आया। क्या? हाँ, सबके पीछे क्या लग रहा है? तो अगला लाइन लिखेंगे, वेदर द सब्सटेंस इज डबल सॉल्ट, इसे कैसे लोगे? वेदर द सब्सटेंस इज डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, डबल सॉल्ट और coordination compounds for color aqueous medium is needed। कलर हमेशा किसमें आता है बेटा? aqueous medium is needed, is heat, कुछ भी aqueous medium is needed। You see there are different colors। The color here निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है बेटा? यहां पर +2, इधर भी +2, इधर भी और इधर भी। पर हम हर बार में बढ़ क्या रहा है? इथाइलिन डाइएमीन। नहीं था, यहाँ 1 या 2, यहां पर 3। कौन सा लिगेंड बढ़ रहा है? डाइडेंटेट। कौन सा बढ़ रहा है? इसका मतलब क्या बन रहा है? ये चिलेट। बोलो क्या बन रहा है?
इट्स कॉल्ड चिलेशन, याद रहे, लिखवा चुका हूं ये भी मैं, ठीक है। जो जो मैं बता रहा हूं वो मैं लिखवा चुका हूं, ठीक है, आपको पढ़ना है। इतना नोट्स में पिछले साल तो लिखवाया नहीं करता था, चलो इस बार मेरा मन है तो लिखवा देता हूँ, पॉइंट बात लिखवा रहा हूँ, एक्स्ट्रा कुछ नहीं फेंकता हूँ। अगर कुछ भी ये नहीं है, कलर क्या है, ग्रीन, और ग्रीन आया, थोड़ा कलर लाइट ब्लू आया, एक ये और आया, कलर थोड़ा सा डार्क डार्क ब्लू आया, पर्पल तरफ चले गए। दिस इज नॉट अ पिंक कलर, ओके, ये लाइट वॉयलेट है। क्या है ये? लाइट वॉयलेट, क्योंकि आप विबग्योर में विब में इस तरीके से आए, V फॉर वॉयलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू एंड G फॉर ग्रीन। तो इसमें क्या सीखने को मिल रहा है आपको? अगर बड़ा लिगेंड है, बड़े का मतलब तो कलर इंटेंस होगा, ठीक है। तो खुद देखो, दो शर्ट में दो लोग हैं, एक का शर्ट है लाइट ब्लू, एक का डार्क ब्लू, बिल्कुल डार्क ब्लू, ठीक है, जैसे हमारा जींस होती है डार्क ब्लू वैसा वाला, ठीक है। तो जो डार्क ब्लू वाला पर्सन है वो ज्यादा हाईलाइट होगा, क्यों? जो कलर डार्क होता है वो ज्यादा हाईलाइट होता है, बिकॉज वो दूर से दिखाई दे जाता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है उसके अंदर, वो क्या ज्यादा है? कॉम्प्लेक्सिटी। अच्छा, हम कितनी बार अभी हम देखते हैं घरे करते हैं, नीचे सुपर हिट है, ठीक है। तो बड़ा सिंपल है, जैसे मुकेश अंबानी जी बड़ा सिंपल व्हाइट शर्ट पहनते हैं बस, ठीक है। वो व्हाइट शर्ट में ही हमेशा उनका ड्रेसिंग सेंस है। मैंने बहुत सारे कॉलेज के डायरेक्टर्स देखे, बहुत सिंपल घूमते हैं, मतलब व्हाइट शर्ट पहनते सिंपल बस, ठीक है। या और लाइट ब्लू पहन लेंगे, ऐसा यूं नहीं कि रेड पहन लिया कलर, डार्क ब्लू पहन लिया, ऐसा कलर नहीं पहनते। They are very 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 simple because they don't have time to choose the clothes कि क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है। They're very simple, पहन जाना है जब इससे, ठीक है। मेरे स्टूडेंट, इंटेंस कलर ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, जो लाइट है वो लेस कॉम्प्लेक्स है। इंटेंस कलर के पास ज्यादा क्या है? डाइडेंटेड, बाई ही बाई है, ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड, मतलब पॉलीडेंटेड लिगेंड्स है। ऐसा लिगेंड जिसकी एक बाइंडिंग साइट है वो मोनोडेंटेड है, जिसकी एक से ज्यादा है वो पॉलीडेंटेड है। जो पॉलीडेंटेड लिगेंड होता है वो ज्यादा इंटेंस कर देता है। तो राइट डाउन द नेक्स्ट पॉइंट, पॉलीडेंटेड लिगेंड्स, पॉलीडेंटेड लिगेंड्स, पॉलीडेंटेड ligands and their numbers decides the intensity of color. The intensity of color. सो बच्चों बताओ, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी? आपने तो पूरी पढ़ी है। अच्छा, वो थ्योरी कौन सी थी? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। उसमें आपने क्या सीखा था? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसे निकालते हैं, ठीक है, वो तो सीख के आ गए, पर उसने कलर देना नहीं सिखाया। उसने ये नहीं सिखाया कि अंदर पुश क्यों हो रहा है, बाहर मतलब आउटर ऑर्बिटल क्यों है और इनर ऑर्बिटल क्यों है। मेन चीज उसने ये नहीं बताई। इसने क्या बताया? कुछ लिगेंड्स पावरफुल और कुछ लिगेंड लेस पावरफुल, उसको जमाया। पर उन्होंने यही बताया कि पावरफुल धक्का तब मारेगा जब उसके T2G में कुछ खाली होगा, पहली बात। दूसरी बात, पावरफुल के पास एनर्जी पेयर करने वाली एनर्जी से ज्यादा होनी चाहिए, नहीं तो वो पेयर करवा ही नहीं पाएगा। ये बात तो अपने दिमाग में लाओ कि सर ने बताया पेयर कैसे बनते हैं, ठीक है, दिमाग में सोचो। पावरफुल के पास जो खुद की एनर्जी है वो पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा है तो पेयरिंग कर देगा, पर वीक वाले के पास खुद की एनर्जी पेयरिंग से कम है, वो नहीं कर पाएगा। दैट्स इट। आपके लिए तो बच्चों अभी आप एक क्लास के चले जाओगे, आज मेरी 4 क्लासेस है,
तो चौथी क्लास भी है ना, मुझे सेम एनर्जी चाहिए, क्योंकि उनको मतलब नहीं कि यहाँ पहले कौन पढ़ के गया, उनको मतलब मैं पढ़ रहा हूं, ठीक है, उनके लिए ये मीनिंग। सो if we have to satisfy the person, we have to more energized. Okay, energy is the system which is properly explained in the chemistry subject. So energy की बात VBT नहीं कर पाई, पर CFT ने एनर्जी की बात करी, किसको कौन धक्का लगा पाएगा, क्यों धक्का लगा पाएगा, हमने 3 से 4 एग्जांपल दिए आप लोगों को। इधर टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल का एक ही रूल था, बट CFT में टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल का रूल बिल्कुल ऑपोजिट है। उन्होंने क्या बताया, मेटल और लिगेंड कैसे होते हैं, कोवैलेंट, उन्होंने बताया आयोनिक होते हैं, और रियल में आयोनिक ही तो होते हैं क्योंकि बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ गलतियां उसकी थी, पर इसकी एक आधी गलती क्या दिखाई दे रही है अब आपको, इस थ्योरी में एक लिगेंड को लेकर बात नहीं की गई है, वो है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। मतलब ऐसी बात की गई है, दिस इज स्क्वायर प्लेनर, कितने बॉन्ड है ये, 4 बॉन्ड, 4 बॉन्ड यूं भी हो सकते हैं, ये मेटल है और 4 दिशाओं में क्या है, ठीक है। और अगर हमारे पास मेटल के साथ अगर 6 बॉन्ड है, ऑक्टाहेड्रल, वो 6 वाला ऐसे ही बनता है। 5 वाला रूल नहीं सिखाया, 5 वाला रूल ये होता है, तो ये 1 2 3 एक जैसे, 3 को क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो लिखिए, CFT didn't explain, CFT didn't explain about trigonal bipyramidal geometry. Trigonal bipyramidal geometry. सेकेंड लिखना, it did not explain about interaction between orbit and metal. Third and last, it only focuses about d orbital, कि धक्का भी डी में पड़ेगा या डी में नहीं पड़ेगा, बस इतनी सी बात। एस और पी की कहीं बात नहीं करता, जोरदार। ये और अच्छा क्वेश्चन, हाँ पॉइंट्स देख लीजिए, अगर आपने आसपास से नहीं लिखे तो आसपास से टीप लीजिए। कल हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करेंगे, तो कल को छुट्टी नहीं ले, आज चैप्टर को बिल्कुल फिनिश कर रहे हैं, कंप्लीट। ये रेडी हो जाएगा हेलो एल्केन्स, छोटा चैप्टर। तो इस वीक में मैं हेलो एल्केन्स पूरा करना है, और उसके नेक्स्ट वीक में मैं आपको ये करवा दूंगा एल्कोहल फिनोल वाला। थोड़ा बड़ा चैप्टर है, इवन मैं आपको एल्कोहल के टेस्ट भी करवाऊंगा, क्योंकि मैंने केमिकल्स बुक कर दिए हैं, तो कुछ टेस्ट आपको करवाएंगे अपन, क्योंकि इतना लेबोरेटरी में आप काम नहीं करते हो, तो आपके हाथों से करवाएंगे टेस्ट, ठीक है। तो थोड़ा सा आपका एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स बढ़ेगी। एल्कोहल में ऐसे कुछ टेस्ट होते हैं जो कलर देते हैं, जिससे मालूम पड़ जाता है कि वो एल्कोहल ही जस्टिफिकेशन होता है, तो वो भी अपन करेंगे, बड़े टॉपिक है वो भी। अभी यही आ रहा है चैप्टर एल्कोहल तक, ठीक है। सो बच्चों,
द हेक्सा एक्वा मैग्नीज। नाउ मैग्नीज Mn है और हेक्सा एक्वा का मतलब H2O कितनी बात, और मैग्नीज कितने है बेटा, तो ओनली मैग्नीज 2 है, इस पे तो कुछ चार्ज होता नहीं, तो ऊपर क्या आएगा 2+। ऐसे ही कंटेन 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, तो इधर इसी क्या कहता है, n की वैल्यू कितनी है ऐसा, while हेक्सासाइनो आयन कंटेन ओनली 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, Mn का हेक्सासाइनो। अब इसका मतलब ये समझा रहा है कि यहां पर भी Mn की जो है वो +2 है, बोलो कितनी है +2, थोड़ी देर हो गई, तो अगर इसकी +2 है तो -1 6 जा, तो 2 में से 6 का तो कितना बचता है -4, क्योंकि उसने स्पेसिफाई नहीं किया, मतलब उसके पास मैग्नीज कितना है बेटा 2 वाला। अब मैग्नीज का नंबर क्या है बेटा 25, तो 25 में 4s2 3d5 सही है। अब 2 चले गए क्योंकि Mn की वैलेंसी कितनी है, दोनों में Mn2+ है, तो 2 ये चले गए। अब दोनों ही जगह पर 3d5 है और 4s0 है, इधर भी क्या है बेटा 3d5 और 4s0। अब मुझे ये समझना है, आपको समझाना है, H2O वीक लिगेंड है, क्या पुश कर पाएगा, वीक नहीं कर पाता, तो यहां पर H2O आएगा, 3 यहां आ जाएंगे और 2 यहां आ जाएंगे, मतलब 4s 4p 4d। इट इज कॉल्ड sp3d2, ठीक है। तो उसने क्या समझाया कि यहां पर सारे क्या पांचों क्या दिख रहे हैं आपको अनपेयर्ड, बात सच है, पांचों अनपेयर्ड। वहां क्या कहता है एक ही अनपेयर्ड है, क्यों, इन 5 में धक्का लगेगा, धक्का लगेगा तो हाई एनर्जी से कहां जाएंगे लो एनर्जी में, 1 2 3 4 5, तो एक CN 2 3 4 5 और 6, इट इज कॉल्ड D2sp3। तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे अनपेयर्ड, एक, बात सच है ये भी, ठीक है। ये अपन दोनों को एक्सप्लेन किसके थ्रू किया, क्रिस्टल। अब एग्जाम में आता है तो आप ये बताते हो इन दोनों के अंदर, पहला पॉइंट, इन दोनों के अंदर Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है 2+, तो इनकी जो ग्राउंड स्टेट होती है उसमें 3d5 होता है। दूसरा पॉइंट, H2O वीक फील्ड लिगेंड है, कैसा लिगेंड है वीक फील्ड, तो वो इलेक्ट्रॉन को इनर ऑर्बिटल में पुश नहीं करता तो इलेक्ट्रॉन जैसे वैसे के वैसे रहते हैं, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं 5। पर CN कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वो पुश करता है, तो इलेक्ट्रॉन EG से चले जाते हैं T2G में, 3 कौन T2G 2 कौन AG, और एक इलेक्ट्रॉन कैसा रहता है अनपेयर्ड, दैट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज ओनली 1, बट इन दोनों को अगर देखा जाए तो ज्यादा मैग्नेटिक ये होता है, इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 5, इस पास कितने ओनली एक, ये कम मैग्नेटिक है, ये बात ध्यान। नाउ हेडिंग, इट इज द लास्ट हेडिंग ऑफ दिस चैप्टर, हेडिंग डालिएगा बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइल्स। जैसे थर्ड वाला और सेकंड वाला हम देखते हैं, तुम लोग विश नहीं करो हैप्पी गुरु पूर्णिमा, तुमको बुलाएंगे कि तुम विश करो फटाफट, यस थैंक यू वेरी मच। आप विश नहीं करोगे, थैंक यू, तुमने तो कर दिया ना बेटा विश। देखो ऐसे बुलवाना भी जरूरी है, आपके मुंह से शर्माते बहुत ज्यादा हो, सोचो 2 आपके सामने दिख रहे हैं, मैं को चारों भी करवा रहा हूं मैं आपके लिए, इन 2 बता रहा हूं स्टेबल कौन है। जैसे आपको ये दिख रहा है, ठीक है, NH3 कितनी होती है, तो Fe कितनी हुई, ऊपर देखना है 3+, ठीक है। अब Fe का नंबर कितना है 26 का मतलब 4s2 2 ये गया, एक ये गया, तो 3d कितने हैं 5, और आगे क्या दिख रहा है, ये Fe का ही काम चल रहा है, तो ये हुआ इसका
3d5, 4s 0 है, 4p अभी खाली पड़ा हुआ है। ये कैसा लिगेंड है? धक्का मारेगा क्या? तो ये दोनों यहां से का मतलब Eg से कहां जाएंगे? शाबाश, ये खाली हो जाएगा। तो यहां एक NH3, 2 3 4 5 6 D2sp3। कितने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन से? 2 पेयर्ड। अगर आप इसको चेक करेंगे तो ये कमजोर लिगेंड है, क्योंकि H2 के जस्ट बाद आता है। तो क्या ये पुश कर पाएगा? ये ऐसा कैसे ही रखेगा? तो इसके सारे कैसे रहेंगे? अब दोनों में से ज्यादा पेयर किसके पास है? उसके पास मत बोलो, सेकंड वाले के पास बोलो। किसके पास है? तो ये ज्यादा स्टेबल हुआ इससे। क्लियर हुई बात? आपको ऐसे करना है आपको। तो चारों करने हैं, जिसके ज्यादा पेयर मिल गए वो ज्यादा स्टेबल होगा। ज्यादा स्टेबल बेटा यहाँ पर NH3। पूछो क्यों? वेरी गुड। सबके पास क्या लग रहा है यहाँ पर? Fe। अब NH3 Cl C2O4 H2 में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है बेटा? जो सबसे ज्यादा पावरफुल होगा वो सबसे ज्यादा धक्का लगाएगा। जो सबसे ज्यादा धक्का लगाएगा सबसे ज्यादा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सबसे ज्यादा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे ज्यादा स्टेबल होंगे। क्लियर हुई बात आपको? एक से एक के बाद एक बात कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है। 11th वाला देखो, ड्रॉ ऑल द आइसोमर्स। कौन कौन सा? ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। नंबर बोलो कौन सा बताऊं? फर्स्ट वाला थोड़ा इजी है, सेकंड वाला करो। फर्स्ट वाला भी कर लेंगे बस। अब देखो, पहले मुझे बताओ कीर्ति, मैंने किस पे मार्क कर रखा है? सेकेंड है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? फोर। आप बताएं। 4। हाँ, कितने लिगेंड्स हैं यहाँ पर? 1 2 और ये कितना बना था? 2 2 2 2 जा 4 5 6 हुए ना बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर। माइनस वो वैलेंसी है। मैं आपको ये पूछा कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है लिगेंड कितनी जगह से जुड़ रहा है। तो एक जगह से जुड़ता है, दो जगह से जुड़ता है, एक और एक 2, और ये 2 जगह से जुड़ता है। तो 2 2 जा 4 जगह से जुड़ेगा। 4 और 2 कितनी जगह जुड़ेगी? 6 को बोलते हैं ऑक्टाहेड्रन। मैंने आपको क्लियरली मेंशन करके लिखवाया है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म 2 होते हैं, सिस और ट्रांस। उसमें जो सिस वाला होता है ना वो ऑप्टिकल होता है। सिस वाला क्या होता है? और ट्रांस वाला ऑप्टिकल नहीं बना सकता। ऑप्टिकल क्या होता है? जो खुद की मिरर इमेज बनाते हैं। लेफ्ट हैंड वहां दिखाएगा, राइट हैंड, उसको बोलते हैं ऑप्टिकल। सो CO के साथ अब यहां पर ये देखो, ये वाली जो चीज दिख रही है आपको, यहां पे क्या लिख रहे हो आप? EN। ये ऐसा नहीं बनाने का, ठीक है? जैसे मेरा वाला भी अच्छा लग रहा था। सो बेटा यहां पर क्या NH3 और यहां पर क्या Cl। क्या है? सी से कि ट्रांस है? ट्रांस है, क्योंकि आमने सामने है। अगर इसको मैं यहां फेंक दूं तो सिस बन जाएगा। तो जो सिस होता है उसकी मिरर इमेज ही बन जाती है। आमने सामने बेटा ट्रांस है, ट्रांस का मिरर इमेज नहीं बनता। सिस का क्या बनता है? जिसका मिरर इमेज बन जाए वो कैसा होता है बेटा? ऑप्टिक। तो यहां में Cl कितने? तो CO के साथ देखो 1 2 3 4 5 6, ये मैंने क्या करा? ऑक्टा। वेरी गुड, ये मैंने बना है कोऑर्डिनेशन नंबर। फिर मैंने देखा 6 है। कैसे 6 है? 2 2 जा 4 और 2 6। आप सपोज दोनों Cl आपके पास यहां पर हो गए और इधर भी EN आ गया और इधर भी, तो ये यूं जुड़ गया। सपोज यूं जुड़ता है बेटा, ये 2 बाइंडिंग साइड। सिस है कि ट्रांस है? तो इसका ऑप्टिकल बनेगा नहीं। अब इसका सिस बनाते हैं। सिस क्या है? एक Cl आपने यहां लगाया और एक आपने Cl यहां लगा दिया। अब ऐसी 2 बाइंडिंग साइड। वेट फॉर ए मिनट। मैंने एक Cl यहां लगा दिया, ठीक है? अब मैंने यहाँ पे EN लगा के ये 2 बाइंडिंग साइड,
और EN लगा के 2, पर आमने सामने तो नहीं है। तो ये क्या है बेटा, इसकी मिरर इमेज ही बन सकती है। इसकी मिरर इमेज जब बनेगी, हाँ हाँ बिल्कुल बनानी पड़ेगी। देखो ये टॉप पे Cl है तो टॉप पे Cl, ये वाली चीज आपको यूं दिखाई देगी मिरर में, ये वाली चीज आपको मिरर में यूं दिखाई देगी, बोल दो यस। और ये तो पीछे की तरफ है मिरर में, ऐसे पीछे ही रहेगा। तो आपको ऐसे 3 बनानी है, ट्रांस, सिस और उसका मिरर। से यस। अब एक चीज आपको और सिखाई थी, अगर 3 लिगेंड है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फेसियल और मेरिडियोनल। तीनों एक साथ है तो फेसियल है, ये भी सिखाया था आप। किसका? नंबर बोलना तो क्या बेटा फिर? 4 अपन ने बनाया था। जब इसने धक्का, ये सीओ टफ है, पावरफुल है, इसने निकल के रेट में धक्का मारा। धक्का मारने के बाद हुआ क्या था, निकल के अंदर जो एस में थे ना, वो कहां आ गए थे बेटा, डी में। तो एस खाली हो गया, तो एक कार्बोनाइल एस में आया और 3 कार्बोनाइल पी में आए। इट इज कॉल्ड sp3 एंड sp3 इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल। वहीं CrCO6 से 6 CO है, इट इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल। 5 है तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो इसमें ऐसा लिखना, व्हेन देयर आर two metal ions which are similar, for example sorry, Mn2CO10, तो डीप के लिखना ऊपर से, एंड CO2CO8, दो चीजें एक दूसरे को एनर्जी देंगी, साइनर्जिक बोलते हैं इसको, ठीक है। तो जो बॉन्डिंग होती है बेटा कार्बोनाइल, वो कैसी बॉन्डिंग होती है, साइनर्जिक बॉन्डिंग। अब मैंने आपको क्या बताया, Mn2CO10, ठीक है। यहां पर हमको जिस CO की तो मालूम है कुछ भी नहीं है, CO खाली है। बट अगर जैसे आप देखिए आपके पास कितने Mn है, 2, और एक MnO कितने CO मिले, 5। 5 का मतलब 1 2 3 4 और 5, CO 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 CO, ऐसे ही 1 2 3 4 और 5। Mn के 5 और 5 10 बॉन्ड, और एक बॉन्ड इन दोनों के बीच में होता है खुद का, क्योंकि दोनों जुड़े हुए हैं। ऐसा मुझे सिखाना था आपको। सो एग्जाम में तो वैसे बॉन्डिंग बनानी। वही Cr 4 CO है उसके पास, 1 2 3 4, फिर 1 2 3 और 4, एक बॉन्ड इसके साथ हुआ, तो यहां पर भी CO। दिस इज द बॉन्डिंग। अभी मैं लिखूं, मैंने लास्ट लाइन है चैप्टर का, जिसके पास ज्यादा लिगेंड्स है, जिसके पास क्या है, वो ज्यादा स्टेबल होगा। अब जैसे यहां पे कितने H2O हैं, 6, कितने NH3 हैं, कितने Cl हैं, सब बराबर है। अब पहले कौन आता है, NH3 आता है कि कौन आता है, पहले NH3 आता है, ठीक है। तो Na मतलब ये वाला जो है FeNH3 6 इज मोर स्टेबल देन, ज्यादा स्टेबल है FeH2O6, ये ज्यादा स्टेबल है FeCl6 क्योंकि Cl बाद में आता है। बट सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, FeC2O4, ऊपर क्या 3 माइनस, क्योंकि जो C2O4 है वो डाइडेंटेट लिगेंड है। कैसा है बेटा, इसकी 2 बाइंडिंग साइड्स है, पर ये कैसा है, मोनो मोनो और मोनो,
तो ये कौन है, डाई। अगर इससे बड़ा ट्राई होता वो ज्यादा स्टेबल होता। तो ऐसे लिगेंड जो मोर देन क्या है, जल्दी बोलो, मोर देन क्या है, मोनोडेंटेड लिगेंड है, वो ज्यादा क्या होते हैं, सही यस।